नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये भारत का संविधान पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का चौथा पार्ट है और ये मैं टारगेट कर रहा हूँ यूपीएसआई 2020 के लिए। स्पेशली मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक बार पॉलिटी को ढंग से पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में पॉलिटी आपको परेशान नहीं करेगी। आप आंख बंद करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में जो है 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। यूपीएसआई में थोड़े ज़्यादा आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तक का इनका वेटेज होता है, इसलिए मैं डेप्थ में इसको करा रहा हूँ। और ये लक्ष्मीकांत है। मैं मेनली अब जहाँ जितना भी मटेरियल होता हूँ वो मैं इसी से निकालता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इस बुक से बेस्ट कोई बुक है नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस जो अपने टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य जो होते हैं, उनका किस तरीके से वो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और किस तरीके से उनको जो है हटाया जा सकता है संसद की सदस्यता से। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोकसभा पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी मैंने आपको बताया लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर बताया और आज मैं आपको बता रहा हूँ राज्यसभा का सभापति। ठीक है, देखिए जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठासीन अधिकारी मतलब होता है, आपने जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा की जब कोई भी आप कोई भी चर्चा जो है सुन रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर सीट पे एक आदमी बैठा हुआ होता है। ठीक है, वो आदमी सबको मैनेज कर रहा होता है, वही पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, वो लोकसभा में 2 होते हैं, लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में भी 2 होते हैं। लोकसभा में इनका नाम होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसमें होता है सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। मतलब इसमें होते हैं लोकसभा में इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और राज्यसभा में इनको कहा जाता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा का सभापति कौन से होते हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका। देखिए, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यह पद लोकसभा अध्यक्ष के समान होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा का अध्यक्ष भी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो होती हैं, सारा सत्र जो होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। आप बैठिए, आप ठीक है, आप बोलिए, आप इस तरीके से करता है ना वो जितनी भी चीजें होती हैं। ऐसे ही राज्यसभा में भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर जो है सभापति को बनाया गया है, वो भी सेम काम वही करते हैं। और इस सीट पे एक खास बात है, बस इस चीज को आप याद रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, बस इतना आप याद रखना। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब समझते हैं आप। पदेन का मतलब होता है कि इस जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर जो है आएगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ये इसका पदेन का मतलब होता है। फिर ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 अधिकार ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 अधिकार ज्यादा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वो होते हैं वो कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नॉर्मल विधेयक है, इसमें वो डिसाइड करता है और उसी का डिसीजन मान्य होता है। दूसरा, जब भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जब भी संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, इसको समझ में आ गया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के, सदन मतलब होता है इंग्लिश में हाउस, और आपको पता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सदन के किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये लोकसभा का ही सदस्य भी होता है। ये चुनाव लड़के बकायदा आ रहे होते हैं, फिर तो ये अंदर ही जो है इनको लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में चुनाव के लड़के आ रहे होते हैं। लेकिन सभापति जो होता है वो सदन के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी की सदस्यता उसके पास नहीं होती है, लेकिन तब भी वो सदन में बैठता है। ठीक है, क्योंकि भाई वो चेयर पे बैठ रहा है ऊपर, तो सदन में बैठ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर क्या है, पहली बार में मत नहीं देता, पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन निर्णायक मत देता। निर्णायक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो उसमें राज्यसभा में 200 लोग उपस्थित हुए, 200 लोगों में से 100 और कोई विधेयक आया, उस पर वोटिंग हुई, 100 वोट हाँ में पड़े, 100 वोट ना में पड़े। इस केस में जो है, जब ये निर्णायक मत हो गया, मतलब इस केस में राज्यसभा का सभापति वोट डालेगा। वैसे उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे लोकसभा में अध्यक्ष को वोट नहीं डाल सकता वो, जब वो वोट तभी डालेगा जब निर्णायक की स्थिति होगी, मतलब बराबर की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक चीज और याद रख लीजिए,
जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संसद में ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो कि जिसके पास संसद की सदस्यता भी नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो सांसद नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी उसको वोट डालने का भी अधिकार है और बैठने का भी अधिकार है, तो वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। क्योंकि इनके पास चुनाव लड़के आए नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते नहीं है, ठीक, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते ये, लेकिन तब भी इनको क्या है, तब भी ये सभा लोग उसमें राज्यसभा में बैठते हैं सीट पे और वोट भी डालते हैं। कब डालते हैं? वो निर्णायक की स्थिति में डालते हैं, लेकिन वोट डालते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया जब चल रही होती है उस समय कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। कुर्सी पर मतलब ये मत समझ लेना बैठ ही नहीं सकते, मतलब ये उप सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, जो ऊपर जो बैठते हैं उस कुर्सी पर ये लोग नहीं बैठ सकते। नॉर्मल आप नीचे कहीं भी बैठ जाइए, क्योंकि आपका आप पे प्रोसीडिंग चल रही है, आप सही हो या गलत हो वो चीज आप पे डिसाइड हो रही है। आप जो है आपको सभापति की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। फिर है आपके वेतन और भत्ते, ठीक है ना। वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है इनका, और ये संचित निधि पर बाहर होते हैं। ये मैं आपको निधियां जो हैं कई सारी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं संसद संचित निधि के ऊपर ये भारित होते हैं। कौन सी निधियां होती हैं, क्या होती हैं, सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उपसभापति, ठीक है। उपसभापति कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के नीचे नहीं होता है, ये दोनों ही संसद के प्रति समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार सभापति से नीचे, जैसे ऐसे समझ लीजिए सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर हमेशा सब इंस्पेक्टर के सबऑर्डिनेट रहेगा, सब इंस्पेक्टर हमेशा इंस्पेक्टर के सबऑर्डिनेट रहेगा, नीचे रहेगा। ये वाली पोस्ट वो नहीं होती है, ठीक है। ये संसद के प्रति, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति जो है, राज्यसभा के प्रति सीधे जो है उत्तरदायित्व होते हैं। तो उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति का मतलब ये होता है कि जब सभापति नहीं आते हैं, जब सभापति अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, उस केस में सभापति जो है उनकी सीट लेकर और नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होती है उसको करवाते हैं। इनको कहां से चुना जाता है? इनको सदस्यों के बीच से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? उसकी एक अलग प्रोसीडिंग है, उसमें दोनों हाउस के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोग जो है वोटिंग डालते हैं। आप राष्ट्रपति वाली वीडियो देखिए जाके, ठीक है। सदस्यों के बीच से चुना जाता है भाई, जैसे जो 250 सदस्य होते हैं जब बैठ गए, इन्हीं में से जो है चुनाव हो गया, इन्हीं में से जो है उपसभापति चुन लिए गए। हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है भाई, अगर इनको हटाना है, ठीक है, तो इनको 14 दिन पूर्व जो है पहले नोटिस देना होता है और उसके बाद ही जो है इनको हटाया जा सकता है। निर्णायक मत देता है, अगर इस सीट पे बैठे हुए हैं उपसभापति की तो ये निर्णायक मत देंगे, वैसे ही नॉर्मल मत नहीं देंगे। अगर मान लीजिए सभापति चेयर पर बैठे हुए हैं तो जो उपसभापति होता है वो नॉर्मल सदस्य की भांति काम करता है, मतलब नॉर्मल जो नीचे सदस्य बैठे होते हैं वो वही होते हैं, ठीक है। जब भी कोई विधेयक आएगा उसमें ये नॉर्मल तरीके से वोट डालेंगे, निर्णायक मत नहीं डालेंगे फिर ये, जब सभापति पे बैठा हो। लेकिन जब ये सभापति की सीट पे बैठ जाते हैं तब ये निर्णायक मत डालते हैं, फिर ये नॉर्मल मत नहीं डाल सकते, ठीक है। उपसभापति, जैसे सभापति भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अनुपस्थित हैं, उपसभापति भी बीमार पड़ गए, फिर अनुपस्थिति में उपसभापति की तालिका बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा होती है उसमें भी एक तालिका बनती है, टेबल बनती है 10 लोगों की, उसमें से जो मतलब सीरियल वाइज जो आते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सीरियल के आए हुए हैं तो वो बैठ जाएंगे सभापति की सीट पे, सेकंड पे आए हुए हैं तो वो बैठ जाएंगे। इस तरीके से 10 लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। उपसभापति का पद रिक्त हो तब सभापति चुनाव करवाएगा। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, पिछली बार भी बताई, इस बार भी समझ लीजिए, अनुपस्थित और पद रिक्त, ये 2 चीजें होती हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अनुपस्थित का मतलब होता है कि वो पद खाली नहीं है, उस पद पर इंसान है लेकिन वो आज किसी कारणवश नहीं आया है। पदरिक्त का मतलब होता है वो स्थान ही खाली है, उसके लिए किसी को चुना ही नहीं गया है, या फिर अगर चुना गया था तो उसने इस्तीफा देके फिर से वो सीट खाली हो गई, ठीक। तो जब अनुपस्थित होंगे तो उस केस में जो है उपसभापति, सभापति की जगह उपसभापति बैठ जाएगा, उपसभापति नहीं आए हुए हैं तो फिर तालिका से ले लिया जाएगा। लेकिन अगर पदरिक्त है तो चुनाव ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सभापति जो है, सभापति फिर चुनाव करवाएंगे उपसभापति के लिए, अगर पदरिक्त वाला सीन है, समझ लेना इसको ध्यान से,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, सदन के नेता के बारे में बात करते हैं। सदन में दो नेता होते हैं। सदन का मतलब होता है, ठीक है, सदन में हाउस, हर हाउस में दो नेता होते हैं, एक लोकसभा में होता है, एक राज्यसभा में होता है। यहां समझ लीजिए, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो लोकसभा का सदन का नेता पीएम ही हो जाते हैं। समझ लीजिए इसको ध्यान से, इसका मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपके वाराणसी की सीट से इन्होंने जो है अपनी सांसद बने। उसके बाद ये लोकसभा, क्योंकि सांसद बने तो इसका मतलब ये लोकसभा से चुने गए, लोकसभा से चुने गए। अब लोकसभा से जब चुने गए तो इन्हीं को पीएम बना दिया गया, तो लोकसभा के सदन का नेता कौन हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। लेकिन दूसरा केस नंबर 2, आपके जो है मनमोहन सिंह, ये लोकसभा से चुन के नहीं आए थे, ये राज्यसभा से चुने गए थे, तो ये राज्यसभा के सदन के नेता होंगे और इनके द्वारा चुना गया कोई सदस्य, कोई मंत्री, वो लोकसभा का आपका सदन का नेता हो जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह जी की मजबूरी ये थी कि ये राज्यसभा से चुन के आए हुए थे, मतलब ये इनके लिए डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट वोट हमने नहीं दिया था। मैंने आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा लोकसभा में वोट कैसे होते हैं, आप जाके देखिए उसे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जो होंगे वो आपके, अगर जैसे मान लीजिए चुन के आते हैं राज्यसभा से, तो वो राज्यसभा में अगर उनकी पिछली जो आप देखे होंगे, पिछली जो 2012 से पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी कांग्रेस की, तो मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदन के नेता थे और उनके द्वारा चुना गया कोई मंत्री या कोई सदस्य, ठीक है, वो लोकसभा का सदन का नेता हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपक्ष का नेता, देखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हुआ करे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करिए या फिर सीधे जाइए टेलीग्राम पे जाइए, और अगर मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं पर्सनल पूछिए, नहीं तो आप ग्रुप में पूछिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपका डाउट क्लियर करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता कौन होता है भाई? सीधी सी बात है, सदन का नेता हो गया। सदन का नेता का मतलब जो पार्टी इस समय रन कर रही है, जिसकी सरकार है, वो सदन के नेता हो गए। दूसरे नंबर पर आते हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता कौन होते हैं भाई? जब कोई पार्टी किसी की सरकार है तो उसके विपक्ष में भी कोई बैठेगा जिसने सरकार नहीं बना पाई। तो विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी दिया गया है। क्या है? किसी पार्टी का नेता जब वह कुल सदस्य के 1/10 सदस्य उसके पास हो, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 545 सीटों पर चुनाव हुआ लोकसभा में, सेम एज जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सेम अप्लाई होता है उस पर, आपका राज्यसभा में भी अप्लाई सेम होता है। 545 सीट पे चुनाव हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, आपका जो है मान लीजिए बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली, एक और पार्टी थी कांग्रेस मान लीजिए या कोई भी पार्टी मान लीजिए, उसके पास 60 सीट आई, ठीक है, उसके पास 60 सीट आई, तो फिर क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए कि 552 टोटल सीट का, जितने सीट पे चुनाव हुआ उससे कोई मतलब नहीं, टोटल सीट का 1/10 कितना हो गया 55.2, इसका लमसम मान लीजिए 56। जिसके पास 56 सीट होंगी लोकसभा के अंदर वो विपक्ष का नेता बन जाएगा, और विपक्ष का नेता के पास बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जैसी ही आपका जो है उसकी सुविधाएं होती हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का जो होता है वैसी ही सुविधा होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग चीजें थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहली बार 1965 में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी, ठीक है, और 1977 में पूर्ण रूप से विपक्ष के नेता बनाए जाने लग गए, फिर जो है वो नियम के तहत आने लग गया। देखिए विपक्ष का नेता और सदन का नेता ये दोनों चीजें संविधान में हमारे नहीं दी गई हैं। ये मतलब संसद की जो कार्यप्रणाली होती है, मैंने आपको बताया था कल भी कि संविधान में कुछ चीजें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उनको जो है फॉलो ऐसे किया जाता है कि संसद के कुछ नियम होते हैं वो संसद में ही बनाए जाते हैं कानून के थ्रू, ठीक है, और उनको फिर संसद की संचालन मतलब संसद को चलाने के लिए जो है उनको अप्लाई किया जाता है। समझ गए? तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली 1965 में, और पूर्ण रूप से विपक्ष के नेता की मान्यता कब मिली 1977 में। अगर क्वेश्चन में 1965 नहीं है तो आप 1977 लगा के आएंगे, अगर 1977 नहीं है तो 1965 लगा के आएंगे, ठीक है, दोनों कभी भी नहीं आते हैं, इतना ध्यान रखना। विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, ये किसने कहा था? ये आइवर जोनिंग्स में कहा था,
ठीक है, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, ये आइवर जोनिंग्स ने कहा था, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। फिर बात करते हैं विप, सचेतक। ये क्या होता है? विप सचेतक का मतलब होता है ये सहायक नेता होता है, ठीक है, सहायक नेता। मतलब क्या होता है इसका? ये पहले देख लीजिए, ये सहायक नेता होता है। दूसरी देख लीजिए, ये पार्टी डिसाइड करती है। और याद रखिए, ये जिसकी सरकार होती है वो भी बनाता है, और जिसकी सरकार नहीं होती है वो भी बनाता है। अन्य पार्टियां भी बनाती हैं, जो मान लीजिए जैसे दो हमारे यहाँ दो दल हैं, दो टाइप के बड़े दल हैं ना, एनडीए और एक एनडीए है और एक कौन सा है, यूपीए। ठीक है, एनडीए में आपका बीजेपी और उसकी साथ वाली पार्टियां आ जाती हैं, यूपी में आपकी कांग्रेस और उसकी साथ वाली पार्टियां आ जाती हैं। ठीक है, अन्य पार्टियों का, विभिन्न पार्टियों के अपने अपने सचेतक होते हैं। सचेतक का मतलब होता है एक किसी सदस्य को, किसी वैसे मान लीजिए कांग्रेस के किसी सदस्य को, जिसने कांग्रेस से चुनाव जीत के आया है, उसको मान लीजिए सचेतक बना दिया, विप बना दिया। ठीक है, विप बना दिया। अब उस विप का क्या काम होगा कि मान लीजिए कोई जैसे बिल आ रहा है, ठीक है, कोई विधेयक आ रहा है या बिल आ रहा है कोई, अब उस बिल पे वोटिंग होनी है, तो वो क्या करता है, वो विप जारी कर देता है। विप का मतलब होता है कि जरूरी उपस्थित होना है आपको। इस पद का भी नाम विप होता है और ये जारी भी विप करता है। जरूरी आपको उपस्थित होना है सदन में और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी वोटिंग करनी है। ठीक है, और इसका अगर निर्देशों का, विप के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपका जो है पालन करना आवश्यक है, अदरवाइज अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, संसद के सत्र देख लेते हैं। संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक होता है। मॉनसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर तक होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये 3 सत्र होते हैं पूरे साल में। फिर उसके बाद है संसद में सत्र जो होते हैं तो उनमें कुछ जैसे संसद के सत्र अचानक थोड़ी ना हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम आहूत करना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सभा में उपस्थित होने का आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है कि भाई आप, जैसे मान लीजिए बजट सत्र से पहले जनवरी के लास्ट वीक में जो है सभी सांसदों को राष्ट्रपति की तरफ से एक लेटर चला जाएगा कि आप जो है बजट सत्र शुरू होने वाला और आप सभी को सदन में अपने अपने सदन में जो है अपने अपने हाउस में आपको रहना, आपको उपस्थित होना है। ठीक है भाई, उपस्थित हो गए दो। और फिर ये आपका होता है आहूत करना। आहूत करना मतलब अब सत्र चालू होने वाला है, राष्ट्रपति ने जो है आपका निर्देश जारी कर दिए हैं, राष्ट्रपति ने आहूत करने के समन जारी कर दिए हैं सबको। फिर है एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने आपको 3 सत्र बताए, ये 3 सत्र हर साल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जैसे मान लीजिए मानसून सत्र नहीं हुआ इस बार, किसी बार भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मानसून सत्र नहीं हुआ, तो बजट सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब इसका यह है कि एक साल में मिनिमम दो बार संसद को लगना आवश्यक है। 2 बार आपकी बैठक होनी जरूरी है, तभी तो 6 महीने हुए ना। लेकिन वैसे 3 होते हैं सत्र, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि 2 सत्रों के बीच का अंतरकाल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे सत्रावसान। देखिए, आहूत करने का मतलब हमने बुला ली, सत्रावसान करने का मतलब है कि सत्र को समाप्त कर दिया। जैसे बात ये बजट सत्र शुरू हुआ तो राष्ट्रपति ने जो है आहूत कर दिया, सबको समन जारी कर दिया, आइए अपने अपने सदन में बैठिए। और उसके बाद जब बजट सत्र खत्म हो गया तब जो है राष्ट्रपति ने सूचना जारी कर दी कि अब ये सत्र खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं सत्रावसान। ठीक है, सत्र प्रस अवसान। ठीक है, सत्र का खत्म होना, ऐसे समझ लीजिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है स्थगन। स्थगन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी समझ गए? लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति, उपसभापति। ठीक है, जो भी उस समय सीट पर बैठा हो वो स्थगित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाना और चप्पलें फेंकना और ये सब खूब करना जब राज्यसभा या लोकसभा में हो जाता है, तब एक आपने न्यूज में एक चीज सुनी होगी कि राज्यसभा को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समझ गए? यही वो स्थगन होता है। मतलब कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, पूरा सत्र को समाप्त नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बजट सत्र को ही खत्म कर दिया, वो आपका सत्रावसान पे होता है। लेकिन स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए आपका जो है, उसमें बकायदा जो पीठासीन अधिकारी होता है वो समय बताता है कि 3 बजे तक
4 बजे तक, ऐसे करके। और फिर एक और पॉइंट होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, मतलब पीठासीन अधिकारी ने यह बोल दिया कि अनिश्चित काल के लिए आपका स्थगन हो गया। तो मतलब यह है कि जब तक पीठासीन अधिकारी बताएगा नहीं कि कब जो है दोबारा सत्र लगेगा, उससे पहले उसको पूरी के तरीके से मान के ही चलते हैं। उसने कोई फिक्स डेट नहीं, फिक्स टाइम नहीं बताया, फिक्स डेट नहीं बताई कि 2 दिन के लिए स्थगित हुआ या 2 घंटे के लिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये आपके पॉइंट बहुत संभाल के याद करने हैं। और इसमें सबसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है विघटन। इसको समझ लीजिए। आपको पता है कि राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट आपका हाउस है, ठीक है। राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है। क्यों? राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा विघटित नहीं होती है। लोकसभा विघटित होती है, जीवन काल समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे समझ लीजिए कि 5 साल हो गए, 5 साल की समाप्ति पर जो है वो स्वतः विघटित हो गई। विघटित का मतलब है कि लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो गया, अब नए चुनाव होंगे, फिर नई लोकसभा लगेगी। समझ गए? दूसरा है जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कह दिया कि ठीक है विघटित कर दो, तो भी विघटन पे क्या होगा? विघटन का मतलब ये होता है कि लोकसभा का समाप्त हो जाना, मतलब उसका जीवन काल समाप्त हो गया। चाहे उसको 5 साल हुए हों, 4 साल हुए हों, 3 साल हुए हों, कितने भी टाइम हुआ हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। या तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी 5 साल पे, या प्रधानमंत्री के कहने पर समाप्त हो जाएगी कि ठीक है आप चुनाव, अब जो है आप विघटित कर दीजिए, चुनाव करवा लीजिए। समझ में आ गया? लेकिन एक चीज आगे ध्यान रखना, जब लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो जाए, मतलब लोकसभा जब विघटित हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसमें कुछ काम भी चल रहा होता है ना लोकसभा में, वो काम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके लिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। विघटन के बाद जो विधेयक होते हैं, जो बिल पेंडिंग होते हैं, जो जिस समय चर्चा हो रही होती है, कुछ भी हो रही, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समाप्त हो जाते हैं, ऐसे विधेयक जो समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का मतलब ये होता है कि अब जब नई लोकसभा लगेगी तो उसमें नए तरीके से दोबारा, बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से दोबारा उसको पेश किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अगर कोई विधेयक, अगर कोई बिल राज्यसभा से तो पास हो गया हो लेकिन लोकसभा में पेंडिंग हो, लोकसभा से पास ना हुआ हो, तो वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा में पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हो, मतलब लोकसभा से पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में चला गया है, तब भी वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि लोकसभा, मतलब जिसमें कि जो बिल होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर उस बिल को नई लोकसभा में नए तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर लगा के लाना पड़ता है। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है किसी विधेयक का, बिल्कुल वैसे ही लाना पड़ता है। 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, वो समाप्त नहीं होते, बिल्कुल एज इट इज बने रहते हैं। कौन कौन से? यदि लोकसभा और राज्यसभा से पारित एवं राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित हो। आपको पता होगा कि आगे जब मैं प्रक्रिया बताऊंगा कैसे कोई बिल आगे जाता है, पहले लोकसभा, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में अगर वो पारित होता है, पारित होने का मतलब वो पहली बार आता है। तो मान लीजिए वो राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हो गया, ठीक है, सारे लोगों ने जो है बहुमत से पारित हो गया, फिर उसके बाद जाएगा लोकसभा में, लोकसभा से भी पारित हो गया, फिर उसके बाद फाइनल जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स होती है मैंने आपको बता दिया है बिल से संबंधित, वो आप राष्ट्रपति की वीडियो में देखी जाके। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि कोई बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका और राष्ट्रपति के साइन के लिए रखा हुआ है, तो वो समाप्त नहीं होगा। दूसरा है राज्यसभा में विचाराधीन, लोकसभा में पारित ना हुआ हो, मतलब कोई राज्यसभा में तो हो, राज्यसभा में विचार चल रहा हो, पारित ना हुआ, और राज्यसभा में विचार चल रहा हो और उसी समय जो है लोकसभा जो है विघटित हो जाती है, तो वो समाप्त नहीं होगा। अगर राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति ये साइन के लिए चलेगा और राष्ट्रपति ने क्या कह दिया, पुनर्विचार के लिए बोल दिया, तब भी जो है वो जो विधेयक होगा वो समाप्त नहीं होगा। फिर है राज्यसभा और लोकसभा में, जैसे मान लीजिए राज्यसभा से पास हो गया, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा में भाई उसने अनुमति नहीं दी, अनुमति नहीं दी तो क्या हुआ भाई, संयुक्त बैठक हुई। अगर मान लीजिए ऐसा कोई बिल है जिसके लिए ये ऑर्डर हो चुका है कि हाँ इसकी ज्वाइंट मीटिंग होगी, ठीक है, मतलब संयुक्त बैठक होगी, और उसी समय जो है लोकसभा जो है विघटित हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर ये बिल जो है समाप्त नहीं होगा, संयुक्त बैठक होगी और उस पर जो भी डिसीजन निकलेगा वो मान्य होगा। इस चीज को समझ में आ गया आपको? बार बार देखिए, मैं सीरियसली बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर इससे, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको आप बिल्कुल ट्रस्ट होकर पढ़िए, इनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा संसद, उसके बाद आप संसद से क्वेश्चन लगा लेना, मैं खुद आपको क्वेश्चन दूंगा,
आप क्वेश्चन लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका गणपूर्ति। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया कल दिया था, लेकिन इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। कोरम, कोरम का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए अब राज्यसभा में 250 लोग हैं। अब 250 लोग में से मान लीजिए सबके सबने छुट्टी मान ली, मात्र आए 20 लोग। अब 20 लोग आए तो राज्यसभा का सभापति भाई अपनी चेयर पे बैठे, उन्होंने कहा भाई काउंटिंग करो। काउंटिंग करने पे पाएगा 20 पाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। कोरम कितना होता है? टोटल जो लोग हैं, टोटल सदस्य नहीं, उनका 1/10। मतलब राज्यसभा में 25 लोग तो है नहीं, 20 ही लोग हैं। ठीक है, सदन जो है वो स्थगित कर दी। आज इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि कार्यवाही करें किससे जब लोग ही नहीं आए हैं तो। ठीक है, सेम लोकसभा के साथ ऐसा होता है, उसमें 55 लोग चाहिए होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आप देखते हैं संसद की भाषा। संसद में आपने अगर सुना होगा, कुछ बोलते हुए सुना होगा तो समझिए होगा, ज्यादातर लोग हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है? देखिए, सदन में, संविधान में जो है, संसद में सदन की कार्यवाही करने के लिए, संसद में कार्यवाही करने के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा को मान्यता दी गई है। लेकिन पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वो कोई सदस्य अगर अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसको अनुमति दे देता है। वो जैसे आपने देखा, वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब में भी लोग बोलते हैं, तो वो पीठासीन अधिकारी इनको अधिकार देता है कि ठीक है, आप अपनी मातृभाषा में बोल लो। लेकिन वो संविधान के अनुसार जो है, हिंदी और इंग्लिश भाषा को ही आपकी सदन की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, फिर एक चीज और देखते हैं, लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी लोकसभा को 5 साल हो गए हैं, उसके बाद वो विघटित हो गई, नए चुनाव हुए। ठीक है, नए चुनाव के बाद जो है नई लोकसभा लग गई। अब हमने देखा कि ये वाली जो लोकसभा में सदस्य थे, वो इस नई लोकसभा में चुनकर आ ही नहीं पाए, तो इन सदस्यों को जो चुनकर नहीं आ पाए, उनको कहते हैं लेम डक। ठीक है, उनको हम कहते हैं लेम डक कहते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए जो कि थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई मंत्री है या कोई सदस्य है, और ये मंत्री या सदस्य जो है, ये चुन के तो आया है लोकसभा से, लोकसभा का सांसद है ये। देखिए, संसद के हर सदस्य को सांसद बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखना। सांसद का मतलब संसद का सदस्य। ठीक है, और बाकायदा उसमें फिर क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो किसी की नेम प्लेट पर लिखा हुआ सांसद राज्यसभा, तो मतलब ये राज्यसभा के लिए चुन के गए थे। लेकिन कहां इनको सांसद ही जाएगा? समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो मंत्री या सदस्य, मान लीजिए कोई लोकसभा में चुनकर आता है, भाई उसने अपनी जगह चुनाव लड़े और चुनाव लड़के वो सीधे लोकसभा में गया। अब उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा में तो बैठ ही सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है, वो राज्यसभा में भी जा सकता है, जहां मतलब वो बैठ सकता है राज्यसभा में, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और सेम अप्लाई होता है राज्यसभा के किसी सदस्य का लोकसभा में आने के लिए। मतलब जिस सदस्य, जिस हाउस के लिए आप चुन के आए हो, आप वोट उसी में डाल सकते हो। ठीक है, आप दूसरे अगर उसमें जा रहे हो तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। जैसे अरुण जेटली जो थे, अरुण जेटली वो कौन थे? अरुण जेटली राज्यसभा से चुनकर आए थे, राज्यसभा में आए थे, वो लोकसभा से चुनकर नहीं आए थे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे, फिर उनको राज्यसभा से ले आया गया था। तो वो क्या करते थे? वो मतलब लोकसभा में बोल सकते थे, लोकसभा में बोलते थे, और बाकायदा जो है जो बजट होता था वो लोकसभा में पारित होता था। लेकिन उनके पास लोकसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं था। वो वोट डाल सकते थे राज्यसभा में ही, लेकिन लोकसभा में वो बोल सकते थे और जो है बैठ भी सकते थे। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ गए? तो ये क्लास जो है, आज की क्लास में यही थोड़ी समाप्त करता हूं, और आगे मैं बताऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करके बता रहा हूं, आप घबराइए मत। सिलेबस आपका नवंबर मिड तक सारा जीएस का सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जीएस, हिंदी सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको लग रहा है अभी एक बार संसद खत्म खत्म हो जाए, फिर उसके बाद देखना आप कितनी तेजी से सिलेबस बढ़ता है। ठीक है ना?
तो इसको समाप्त कर रहा हूं, बाकी मैं जो है हिंदी भी करवा रहा हूं, और आपकी जीएस में भी मैं जो है आज शाम तक कोशिश करूंगा कि कोई हिस्ट्री का मैं बढ़िया सा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हों वो मैं डाल दूं। तो दोस्तों इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए करिए, और उससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ हम जो है कुछ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए आप लोग। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको कि संसद में जो कार्यवाही होती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव होते हैं, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ये सारी चीजें मैं मैक्सिमम आपको जो है बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर अगली सेशन में जो है वो खत्म हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो इसका 2 सेशन अभी और होंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। थैंक यू दोस्तों।